ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैन यू हियर माई वॉइस? आपको मेरी वॉइस आ रही है बेटा प्रॉपरली? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट को हमने बेसिक पार्ट से एनसीईआरटी से लेके हमें अपने नीट या आईआईटी जी जो भी हमारा पर्पज़ है उसको हमें अचीव करना है। तो ध्यान में रखना है, पहले हमारा आपका जो 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनको सीबीएसई को भी फोकस करना है, तो हमें उन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आज जस्ट एक इंट्रो पार्ट है कि 7 डेज या 8 डेज में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से अगेन इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं किया है पहले, और जिन्होंने कर लिया वो इसको दोबारा से कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ एक बेसिक पार्ट्स होगा जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ सॉलिड एंड व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें सॉलिड के हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे, और कुछ एनसीईआरटी के 8 या 9 क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा पर्पज़ वहीं रहने वाला है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, और हाउ वी कैन क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो सभी 14 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस इज क्लियर? ओके 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 रेज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, मैं आपसे पूछता हूँ मैटर, हम सभी जानते हैं व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंस। कोई भी चीज़ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका कुछ स्पेस होता है और मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। हमने क्लास 11th में पढ़ा था मैटर के बारे में। जनरली मैटर को हम 3 स्टेट में क्लासीफाई करते हैं। वैसे तो इसकी टोटल 5 स्टेट होती हैं, हमें पता है 2 स्टेट और भी होती हैं, ठीक है। जनरली हम इसको 3 स्टेट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ओके, तो लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में, गैसियस स्टेट का जिक्र हम क्लास 11th में करते हैं, जहाँ पे हम 5th चैप्टर के अंदर हमने इसको स्टडी किया है। अब बात रहती है लिक्विड और सॉलिड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी तो हम 11th में पढ़ते स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर में, और लिक्विड के बारे में मैक्सिमम जिक्र हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है सॉल्यूशन। तो आज जो हमारा मेन फोकस जो रहने वाला है वो हमारा किस पे रहने वाला है? सॉलिड स्टेट के ऊपर। तो क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज सॉलिड। हम जनरली सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं? एनी सब्सटेंस क्या विच पोजेस डेफिनिट शेप, इसकी क्या होता है? डेफिनिट तो क्या होता है? शेप होती है, और डेफिनिट क्या होता है? एंड क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एंड दो सब्सटेंस विच पोजेस रिजिडिटी, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सॉलिड सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। देखिए मैटर की जो ये तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये किस बिहाफ पे डिपेंड करती हैं, कैसे ये आपस में हम तीनों स्टेट को बनाते हैं। तो देखो 2 फोर्स काम करती हैं मैटर के लिए कि आप एक स्टेट को दूसरी स्टेट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कौन कौन सी 2 स्टेट हैं हम बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन the magnitude of 2 force, opposing force, 2 अपोजिट फोर्स हैं, 2 अपोजिट फोर्स। फर्स्ट जो फोर्स है, जो 2 फोर्स हैं, इनमें से कौन कौन सी हैं? फर्स्ट फोर्स है बेटा आपकी म्यूचुअल अट्रैक्शन, मैं इसको एम ए नाम दे रहा हूं। एंड सेकेंड वन इज द एस्केप टेंडेंसी, इन 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स किस टाइप की सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इन 2 फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि मैटर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर पहला केस क्या आता है, अगर आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस्केप टेंडेंसी है, तो आपकी मैटर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी? कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी बेटा? सॉलिड स्टेट। अगर
पार्टिकल्स के बीच में देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन का काम है पार्टिकल को क्लोज लाना और एस्केपिंग टेंडेंसी का काम है पार्टिकल को अवे करना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा है किससे, एस्केप टेंडेंसी से, तो आपकी कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, आपकी स्टेट एग्जिस्ट करेगी सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन, अगर हम बात करें सेकंड, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन अभी भी क्या है, नॉट मच ग्रेटर बट ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, देन कौन सी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, दैट इज ए लिक्विड स्टेट। इफ अगर आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी का मैग्नीट्यूड सब ज्यादा हो जाता है किससे, म्यूचुअल अट्रैक्शन से, तो कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी आपकी, क्या होगी, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इन तीन स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन की टेंडेंसी लेस देन है एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट। ओके, तो हमें तो सीधा सीधा फोकस करना है, सॉलिड स्टेट पे फोकस करते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं नेक्स्ट कि कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की क्या होगी, तो आप बता सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। आप पढ़ के आए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड में, ये हमें सभी को पता है बेसिक पार्ट्स। सॉलिड क्या क्या होते हैं, नंबर एक डेफिनेट शेप रखते हैं, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ओके, और क्या क्या होंगे भाई इसमें फैक्टर के, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, तो क्या होते हैं इनके अंदर, हाई डेंसिटी होती है, क्या होती है इनकी, हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की। तो व्हाट आर सॉलिड, अगर आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं, हार्ड एंड रिजिड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और क्या क्या हो सकती है इसके, इनका सॉलिड के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, ओके, और डेफिनेट मास भी होगा। और अगर हम बात करें, इनको हम रिजिड बोलते हैं। ठीक है, क्या सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, ठीक है, इनको फ्लो नहीं किया जा सकता। लिक्विड और गैसेस के अंदर टेंडेंसी होती है कि वे फ्लो कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। नेक्स्ट जो हमारा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट में वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है। देखो, दो तरीके से सॉलिड को हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो उसकी अरेंजमेंट के बिहाफ पे और एक उसके पार्टिकल के बिहाफ पे हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, और वो सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल्स की क्या हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो। कैसी अरेंजमेंट हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दो सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट, कैसी रखते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। और जिन सॉलिड के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है उन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको
एक नेक्स्ट एक ब्लैंक वन मिनट। ठीक, ओके, ठीक है। अब हमने बात कर रहे थे, हमने लास्ट किसकी बात की है, अगर हम पीछे बात कर रहे थे, हमने दो तरह के सॉलिड पढ़े, एक क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन क्या होते हैं बेटा अमोर्फस सॉलिड। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि दो तरह के सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसी अरेंजमेंट होती है, रेगुलर होती है, और अमोर्फस सॉलिड में क्या होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट। हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है और इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। मान लो ये एक सॉलिड है, इसके अंदर पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है, अगर जैसे मान लो ये ए पार्टिकल्स है और ये आपका बी पार्टिकल्स है, ये ए पार्टिकल्स है, ये बी पार्टिकल है, इस तरीके से जो अरेंजमेंट दिखाई दे रही है आपको, ए के बाद बी, ए बी, इस तरीके से आप कह सकते हो, या मैं अभी दूसरे तरीके से भी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ए बी, आपको पता चल रहा है ना, देखो एक बार ए आ रहा है, एक बार अल्टरनेट बी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। अब यहाँ पे पार्टिकल क्या आएगा, आपको ऑर्डर क्या है ऑलरेडी पता है, तो आप कह सकते हो हम इसका लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो ए, ये बी, ये ए, यहाँ बी, इस तरीके से जो अरेंजमेंट है ना, रेगुलर अरेंजमेंट से बना हुआ सॉलिड, इस टाइप का सॉलिड तो क्या कहलाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किस टाइप की सॉलिड की अरेंजमेंट है, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर आपके पास अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो, मान लो अरेंजमेंट किस टाइप की हो, ए, फिर आ जाए ए बी, ए बी, ए, तो आप कुछ भी नहीं बता पा रहे हो, कोई ऑर्डर प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा है आपको, ए के बाद फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, कुछ भी आ रहा है, तो हमें कुछ डिफाइन ही नहीं है। मान लो यहाँ दो बार बी आ गया अल्टरनेट, तो इस तरीके से अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, अपने इसको म्यूट करें, अननोन नेम से जो कनेक्टेड है। ओके ओके, ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियर। ठीक है, बी बी ए बी ए, इस तरीके की जो अरेंजमेंट है जो इरेगुलर पैटर्न रखती है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। ये किस तरह के अरेंजमेंट है, अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अब क्वेश्चन ये आता है आपका एनसीईआरटी में, सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड में, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के अंदर डिफरेंस बताना है। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, देखो एक तरीका तो ये है अरेंजमेंट का। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको एक्सप्लेन। देखिए मान लीजिए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है, एक सॉलिड यहाँ है, एक सॉलिड यहाँ है, एक सॉलिड यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट चल रही है, ये हो गया। इसके बाद फिल कलर कर देते हैं। ठीक है, एक ये है, ये जो अरेंजमेंट है आपको दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर, अगर मैं फिल कलर में फिर से इस तरीके से पहले ब्लू कलर फिर रेड कलर के पार्टिकल फिर ब्लू, मतलब एक फिक्स पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये अरेंजमेंट किसकी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। लेकिन अगर मैं कोई अरेंजमेंट इस टाइप की कर देता, मान लो अगर मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करता, एक बार आपके पास ये रख लेता, ठीक है, और अगर इस तरह से अरेंजमेंट होती तो ये किस तरह के अरेंजमेंट है, कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा है आपको, कहीं रेड के पार्टिकल्स कैसे आएंगे, लेकिन वहां पे एक फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है आपको। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं दो सॉलिड विच हैव द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द 3D स्पेस। पार्टिकल की स्पेस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहला डिफरेंस करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट है
डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid। ओके, इससे क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आता होता है, ठीक है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन के बारे में। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसके बिहाफ पे हम इनको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्रिस्टलाइन और यहाँ क्या है अमोर्फस। इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है इनकी जो पहली प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट में बताओ, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंस लिखते हैं। तो बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसी होती है, रेगुलर होती है, और इसमें कैसी होगी, इरेगुलर होगी। कैसी होगी भाई, अमोर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट कैसी होती है, इरेगुलर, पार्टिकल इरेगुलर अरेंज होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछता है इसका ऑर्डर, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्डर के बारे में हमें बताना है, तो क्या हम ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि फिक्स पैटर्न है। मान लो जैसे आप प्रेयर में खड़े हैं, तो प्रेयर में आपको पता है कि पहले छोटा बच्चा, उसके बाद हाइट वाइज हम खड़े होते हैं, तो हमें पता है कि किसके बाद किसका नंबर आना है। तो ऐसे इसको हम कह सकते हैं दे आर द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका ऑर्डर क्या होगा, लॉन्ग रेंज होगा, और इनका ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट आएगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि ये इनकी अरेंजमेंट फिक्स है। अरेंजमेंट फिक्स है तो क्या होगा, मेल्ट भी क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर पे। मैं कह सकता हूँ कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। मैं हर एक सब वाटर के अपने आप में किस तरह, क्रिस्टलाइन की हालांकि तो लिक्विड की बात आ गई, ठीक है, लेकिन इसकी आइस फॉर्म की जब हम बात करेंगे वो सॉलिड होता है, ठीक है ना, और वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट रखता है, ठीक है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका फिक्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन जो अगर अमोर्फस की अगर हम बात करें, मैं कहता हूँ प्लास्टिक जो मेल्ट होता है, क्या उसका टेम्परेचर फिक्स होता है या कुछ हम एक रेंज प्रेडिक्ट। मैं ये कहता हूँ कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस या 70 से 80, मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि 70 है, मैं क्या कह रहा हूँ एक रेंज है। तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनकी एक रेंज होती है टेम्परेचर की, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप नोट करें। फोर्थ पॉइंट है नेचर, ठीक है। अगर इनको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ अगर आप पॉइंट लिखेंगे, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम क्या है, ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। सूडो मतलब झूठे सॉलिड, फॉल्स सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड, ओके। यहां तक ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर मैं बात करता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अमोर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट इस पे लिख रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से हम अगर इसको क्लासीफाई करें तो क्या होगा, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये क्रिस्टलाइन है, ये अमोर्फस का डिस्कशन हो रहा है, अमोर्फस का, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन तो क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल। ये क्या है भाई, इनकम्प्रेसिबल। और अमोर्फस क्या है, कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्लीवेज, 6th प्रॉपर्टी आते हैं क्लीवेज। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो ना, तो वो क्या होगा, क्लीन क्लीवेज देंगे। क्यों, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था इसकी अरेंजमेंट जो होती है ना, वो क्या होती है,
क्या होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट। जैसे मान लो ये आपके पास है, ये है। अगर मैं इसको कट करने लगूं, अगर मैं इसको कट करने लगूं तो मैं इसको बिल्कुल जब कट करूंगा तो ये बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देगा, चाहे मैं ऐसे कट करूं चाहे मैं इसको ऐसे कट करूं, ठीक है, चाहे मैं इसको ऐसे कट करूं तो ये मेरे को क्लीन क्लीवेज दे रहा है। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब कट करते हैं तो इनकी क्लीवेज कैसी होती है, वो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल क्लियर कट देगा हमें, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनकी जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। लेकिन जब आप रबड़ को कट करते हो, रबड़ अपने आप में अमोर्फस सॉलिड है, रबड़ को आप कट करते हो ना तो आपने देखा होगा वो जिगजैग कट करता है, रबड़ बिल्कुल शार्प कट नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि वो कैसा है, तो हम कह सकते हैं उनकी क्लीवेज जो होगी वो किस तरह की होगी, इरेगुलर कट देते हैं। वो कैसा कट देते हैं, इरेगुलर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा आज का जो डिस्कशन में रहने वाला है वो यही है कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस, और साथ साथ हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन और करनी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, हीट, 7th पॉइंट हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट है, एक है ना इसमें एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का जिक्र आता है। क्या आता है, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपी होते हैं। क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी। और अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपी। अब ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनआइसोट्रोपी क्या होता है और आइसोट्रोपी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआइसोट्रोपी, कमेंट अपॉन दैट स्टेटमेंट। देखो हर एक सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो उसको हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। तो मतलब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, इसका मतलब क्या, एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट। और अगर आइसोट्रोपी का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। क्या है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। अगर आप इसको एक्स एक्सिस से देखो, वाई एक्सिस से देखो, जेड एक्सिस से देखो, अगर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, मतलब शाइनिंग लगा लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हो, वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हो और जेड एक्सिस के अलोंग देख रहे हो, और तीनों एक्सिस के अलोंग वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या, ऐसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस, क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस। अगर डिफरेंट आ रही है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, दैट इज different value in different direction, different value in different direction। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी, इसमें आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी में। तो देखें, तो आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपी होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, अगर आईआईटी में क्वेश्चन आता है या नीट में क्वेश्चन आता है, आपको कह दे कि किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एक्सिस के अलोंग भी 1.5 है, वाई एक्सिस के अलोंग 2.0 है और जेड एक्सिस के अलोंग 3.5 है, तो बताओ क्या वो सॉलिड क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है। तो आप क्या कहोगे, हाँ भाई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मतलब कुछ आ रही है, 1.5 आ रही है, वाई एक्सिस के अलोंग 2.0, तो आप क्या बताओगे, उसको क्रिस्टलाइन बताना चाहोगे या अमोर्फस, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं आपके
आइसोट्रोपी होते हैं, ठीक है। मतलब क्या रखते हैं, डायरेक्शन क्या रहती है इनकी, इंडिपेंडेंट रहती है। आप किसी भी डायरेक्शन से लो, वैल्यू क्या देंगे, सेम देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। चलो नेक्स्ट इसके बाद आता है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा देखो 4 तरह के सॉलिड होते हैं, आपको मैं सीधा एक ही बार में यहीं पे ही लिखवा रहा हूं, ठीक है। क्या कौन कौन से होते हैं 4 तरह के सॉलिड। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, सेकंड इज मेटेलिक सॉलिड, थर्ड इज कोवलेंट सॉलिड एंड फोर्थ इज मोलिक्यूलर सॉलिड। अब मोलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 टाइप आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको टेबल, डायरेक्ट टेबल याद रखो, इसमें क्या याद रखो, डायरेक्ट टेबल याद रखो, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड की अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड के अंदर अगर मैं पहले देखो पार्टिकल्स, हमने किसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो आपसे सिंपल सा नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स में सीबीएसई एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है। आयनिक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे या क्या होंगे, आपके एटम्स होंगे, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, पार्टिकल के नेचर के बिहाफ पे। तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस। और आयंस आपको पता है 2 ही तरह के होते हैं, या तो कैटायंस होंगे या फिर एनायंस। कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड किससे बनते हैं, आयंस। उनके अंदर पार्टिकल क्या होंगे, आयंस। अच्छा मेटेलिक सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके मेटल्स, एटम्स होंगे। क्या होंगे, एटम्स होंगे, ओके। इसकी बात अगर हम करें तो इसमें हम कर्नल्स बोलते हैं, चलो हम इसको बाद में बात करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, अब पूछ रहा है कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी। तो आप बता सकते हैं फोर्स कौन सी होगी। आयंस के बीच में कौन सी फोर्स होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो और कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है, अगर हम इस पे पूछें तो मेन तो यही 3 हमको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। आपको मेन बात तो यही याद रखनी है। अच्छा कुछ इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं और फिर इसके अंदर बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या आता है इसमें, आपके पास क्या आता है एग्जाम्पल। जैसे NaCl है, NaCl क्या है, आयनिक सॉलिड है, कैटायन और एनायन से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। NaCl किससे बना है, कैटायन और एनायन से। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये क्या होता है, ये दीज आर द पुअर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। अगर सॉरी सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो आपको ये टेबल आपको स्टडी करनी है, सिर्फ टेबल आपको ध्यान रखनी है, आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको इस टेबल से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें मेटेलिक सॉलिड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटेलिक सॉलिड की। तो मेटेलिक सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं। क्या होते हैं, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पॉजिटिव आयन और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपसे पूछे मेटेलिक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा मेटल के एटम आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, फोर्स या बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, मेटेलिक बॉन्ड, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी की, ये बताओ ये क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं। आपने पढ़ा ना मेटल की प्रॉपर्टी, आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं,
ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर इनकी बात करें, ठीक है, अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ये सब किस में आएंगे, जितनी भी मेटल हैं आपकी वो किस में आती हैं, ये मेटेलिक सॉलिड के टाइप में आती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड में जनरली क्या होते हैं, एटम्स ऑफ नॉन मेटल, एटम्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर आपसे पूछता है इसकी प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो जनरली ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर। अगर इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप याद रखो, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर। ओके, और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इनकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपको देने पड़े, जो फेमस एग्जाम्पल रहे हैं, डायमंड। डायमंड क्या बनाता है, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है, सिलिका कार्बाइड। ये कोवलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। क्या आपको बेटा यहां तक समझ में आया है जितना मैंने करवाया है? आपको क्वेश्चन आएगा, ये टेबल याद रखें, इससे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और नीट का क्वेश्चन भी। प्रॉपर्टी पूछ लेता है, मैं 4-5 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन और कौन सा अमोर्फस है। अगर 4 ऑप्शन दे दें तो याद रखना, जिनका कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, जिनका फिक्स फॉर्मूला है, जनरली वो क्रिस्टलाइन में आते हैं। लेकिन पॉलीमर, मैं साइड में लिख रहा हूं, प्लास्टिक, गिलास, प्लास्टिक, गिलास और पॉलीमर, ये 3 बात मेरी ध्यान रखना, पॉलीमर, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं आपके, ये तीनों तो किसके एग्जाम्पल है, अमोर्फस के। ये किसके एग्जाम्पल हैं, अमोर्फस के। प्लास्टिक, गिलास और पॉलीमर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अमोर्फस के। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। एक चौथी टाइप रहेगी, एक मोलिकुलर सॉलिड। चलो इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं लास्ट फटाफट। फोर्थ है मोलिकुलर सॉलिड। तो मोलिकुलर सॉलिड में भी 3 टाइप आती हैं बेटा। पहला है, अगर हम बात करें इसके अंदर पहले बात बताओ, पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मोलिक्यूल्स। अब मोलिक्यूल्स भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, या तो मोलिक्यूल्स क्या होगा, नॉन पोलर होगा, या फिर आपके पास मोलिक्यूल किस टाइप का होगा, पोलर होगा। किस टाइप का होगा, पोलर मोलिक्यूल। और थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड। कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे HCl है। HCl कैसा है, पोलर का एग्जांपल है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी अभी से बनाता हूं। तो अगर आपसे पूछे नॉन पोलर के बीच में कौन सी फोर्स होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है, इंड्यूस्ड, ठीक है, लंदन फोर्स होती है। जनरली कौन सी फोर्स होती है, लंदन फोर्स, ठीक है। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, CCl4, ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। या फिर आप ले सकते हो H2, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। अच्छा, ठीक है, ड्राई आइस, क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉलिड CO2। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ड्राई आइस किस में आता है, मोलिकुलर सॉलिड में आता है। नेक्स्ट है पोलर। तो पोलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर नेचर होगा। तो पोलर नेचर, अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे देखो HCl है, HCl में क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेगेटिव और हाइड्रोजन प्लस। भाई क्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर एक और HCl ले लो, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये कौन सा है, इनमें कौन सा इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस में होता है, पोलर मॉलिक्यूल में, ओके। और इसके एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो आप खुद ही दे सकते हो, जैसे मैंने HCl का एग्जाम्पल दिया, ओके, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है, SO2, ठीक है। और अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात। हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से होंगे, एक बात ध्यान रखना,
इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। दो ही कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, एक तो व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ स्मॉल साइज, पहली कंडीशन क्या है, स्मॉल साइज का एटम हो, और सेकंड कंडीशन क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। कौन सा एटम हो बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बस मेरी एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब फोन पे बात कर रहा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब एक HF मॉलिक्यूल, H2O और NH3, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहे हैं, याद रहेगा ना आपको सिंपल सी लॉजिक। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हैं। ये तीनों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज का एटम होना चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। चलो मैं फटाफट से 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। 9 क्वेश्चन है, अब आप कर सकते हो। एनसीईआरटी के 9 क्वेश्चनों का काम मैंने आपको करा दिया है, अब आप देख सकते हैं। फटाफट से मैं स्क्रीन पे चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, वाई आर सोलिड रिजिड। मेरे को एक टाइम बता सकते हो कितना टाइम रह गया हमारी मीटिंग में? हमारे पास रह गया टाइम 1 मिनट, 1 मिनट। कितना टाइम रह गया बेटा, जैसे एनीवन टेल्स, ऊपर लिखा आ रहा होगा Approx 2 minutes. 2 मिनट। ओके ओके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई आर सोलिड रिजिड। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, क्यों होते हैं सोलिड रिजिड? बिकॉज उनके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, हैंस दे आर रिजिड। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको कॉपी में क्वेश्चन उतार रहे हैं, साथ साथ आपको उसको याद करना है। जो साथ साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जो ड्रॉपर बैच के हैं, उनको सीधा सिर्फ अपना कंपटीशन पे फोकस करना है। आपको कल से, ये तो बेसिक पार्ट था बेटा, हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, इसलिए शायद लगता होगा कि कुछ नया नहीं हुआ है। कल से अब इसके बारे में नया पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डू सोलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। सोलिड का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? बिकॉज द कॉन्स्टेंट पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, एक तो फिक्स होती है, पार्टिकल मूव तो कर नहीं सकते, और मूव नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, रिजिडिटी को। दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैंने कहा था जहां पे पॉलीमर जो होते हैं वो किस में आते हैं, अमोर्फस में, ठीक है। तो आपको क्लासिफाई करना है। तो क्रिस्टलाइन, नेप्थलीन, नेप्थलीन का फॉर्मूला फिक्स होता है ना, ये नेप्थलीन होता है, तो नेप्थलीन किस में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला फिक्स होता है, क्या होता है, C6H5COOH, ये भी किस में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर है। तो अमोर्फस सॉलिड में एक तो पॉलीयूरेथीन आ गया, एक टेफ्लॉन आ गया, ठीक है। जितने भी पॉलीमर है वो क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। फटाफट से करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, फॉर्मूला फिक्स है ना, फॉर्मूला फिक्स है तो किस में आएगा, ये किस में आएगा भाई, अमोर्फस सॉलिड में आएगा। लिख नहीं रखा है, कर लेना भाई। अगला देखो, सैलोफोन, ये क्या है, अपने आप में अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है क्योंकि पॉलीमर टाइप में आता है। पॉलीविनाइल, नाम से पहला वर्ड ही पोली आ गया, पोली दिखते ही आप कहोगे ये अमोर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट है फाइबर ग्लास, मैंने कहा था गिलास, प्लास्टिक, ये सारे किस में आते हैं आपके, अमोर्फस सॉलिड में। तीन क्वेश्चन आज के लेक्चर में, ठीक है। समझ में आया बेटा, जितना कर रहा है सही चल रहा है।